जब आपने पूछ ही लिया है तो वो देख लीजिए ना। स्टोइचियोमेट्री में तुम लोगों ने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स, आ जाइए। ये बहुत है क्लास 12। पिछला साल मैंने नहीं पढ़ाया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। क्लास 12 में कंसंट्रेशन टर्म्स भी है तो बहुत है ये। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है 3-3 मार्क्स का। मैं सीबीएसई के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे लगा था फिजिक्स का ज्यादा पोर्शन होगा बट ऐसा नहीं है, इसका ज्यादा है। फिर तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स पढ़े हैं, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इन एंथैल्पी क्या होता है, वो है डीएनएफ ब्लॉक में भर भर के, क्लास 12 में। ठीक है। ये पहले चैप्टर में है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में है कंसंट्रेशन टर्म भर भर के। उसके बाद तुमने रेडॉक्स में बैलेंसिंग करी, है ना, हाफ हाफ मेथड। और ये इधर वो तो मैंने आपको दिखा भी दिया था। मैंने आपको यही सारे बैलेंसिंग्स करवाए थे क्लास में, डीएनएफ ब्लॉक वाले, जो मैंने आपको करवाया था किताब खोल के। तो वो रिडॉक्स इधर भी है और इसमें तो भाई सब इधर ही वाला है ऑलमोस्ट, कुछ नया है। ठीक है। और इधर से भी है इसमें। ये सबसे खतरनाक है यार, 9 नंबर का आता है सीबीएसई में और इसमें सब है। ठीक है। एक है काइनेटिक्स का चैप्टर, उसमें अभी अभी पढ़े नहीं हो तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इधर भी है, इसमें भी है ये। ठीक है। तो ये जो है ना 9 नंबर का चैप्टर, ये बिना 11th वाले के नहीं हो पाएगा ये। बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है यहाँ पर 12th में। मैंने पढ़ाया नहीं था तो मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन इस साल जब 12th वाले को पढ़ा रहे हैं 12th की केमिस्ट्री, तो अब आइडिया लगा कि ये पीछे वाला बिना इसके तो होगा नहीं। ठीक है। काइनेमेटिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। ठीक है। काइनेटिक्स, हाँ। थर्मोडायनेमिक्स नहीं है 12th में। वो जो जूल वगैरह जो आप सीखोगे निकालना, वो सब नहीं है उधर, अभी तक तो नहीं है। मैंने अभी जस्ट बुक 1 खत्म किया है 12 वालों का, 5 चैप्टर। और अब बुक 2 में जाएंगे। बुक 2 इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर सीखोगे, एल्केन के रिएक्शन सीखोगे, एल्कीन की रिएक्शन सीखोगे, वो सब उधर भी है। एल्केन से हम अल्काइल हलाइड वगैरह सब कैसे बनाएंगे, सब है उधर। तो है, बहुत है। केमिस्ट्री ज्यादा है कंपेयर टू फिजिक्स। फिजिक्स में आपको वेक्टर भी अगर आप कर लेंगे अच्छे से ना तो हो जाएगा उधर वाला। वेक्टर चैप्टर क्लास 11 का अगर हम कर लेंगे, ठीक है, तो पूरा क्लास 12 हो जाएगा अच्छे से। ज्यादा रिलेशन नहीं है, कम रिलेशन है। ये निकाल टफ चीज है, उसको वहीं पर रिवाइज कर लेंगे तो है, रिलेशन बहुत है। सीबीएसई का बात कर रहे हैं, है ना। कंपटीशन तो खैर दोनों पढ़ के जाना है, सीबीएसई में है। चल आगे। नेक्स्ट इज, टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। कोटा से भी 1-2 बच्चे लौट कर आ गए हैं तो उनको भी देखा मैंने, बड़े प्रेशर में है भाई। कल उसके गार्जियन वगैरह सब आए थे। तो फर्स्ट करी थी ना श्रद्धा, वो आई है वहां पर, पढ़ रही है यहाँ पर। तो बहुत बहुत प्रेशर में है। तो सही में बहुत पढ़ा दिया है। तो ठीक है। चलो, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल लिखिए। डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नहीं, मैंने आपको सच्चाई बताई है। डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्लेनर
पढ़ी, पढ़ के वो सब आए वहां से। बट वो नहीं होता, वो सीबीएसई वाला डर, वो है अभी अंदर में। मतलब उसको अगर जेई का आप सवाल दोगे बनाने तो बना लेगी, वो सीबीएसई सवाल दोगे नहीं बनेगा, वैसा है। वो डर है, वो हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको साथ में बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे एनसीईआरटी पढ़ते जाना। उनको भी बोला था, नहीं माना। आर ऑलवेज प्लेनर लिखो। मैंने तो छोड़ दिया था। मैं जब एग्जाम दिया तो मैंने छोड़ दिया था, चैप्टर ही छोड़ दिया था। फिजिक्स का 14 नंबर का चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर, मेरे समय पर। अब तो 7 नंबर का होता है। मैंने चैप्टर ही छोड़ दिया था। वो रिस्क लेने के लिए फिर रेडी होना चाहिए। तो वो भी लेने के लिए आप तैयार नहीं रहेंगे उस समय कि मैं चैप्टर छोड़ के चला जाऊं। तो उसके लिए जिगर चाहिए होता है चैप्टर छोड़ने के लिए। तो मैं छोड़ दिया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था बोर्ड वर्ड से। तो वो उसके लिए रेडी नहीं है तो एनसीईआरटी साथ में पढ़ते चलिए। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो इन सब को हम क्या बुलाएंगे? प्लेनर। डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्लेनर। प्लेन का मतलब सिर्फ, जैसे मान लो आपने कागज है ना, तो सारे मॉलिक्यूल इसी कागज पर होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल इस कागज के बाहर नहीं होगा और कोई भी मॉलिक्यूल इस कागज के अंदर नहीं होगा। ठीक है, इस कागज पर होगा, ये मतलब होता है प्लेनर मॉलिक्यूल का। एसपी हाइब्रिडाइज्ड। एसपी हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल निकाल लेते हैं एसपी हाइब्रिडाइज्ड का। BeCl2 यहाँ जो लिखा हुआ है एग्जांपल, तो हम सबको पता है, याद कर रखा है हमने। शेप कैसा होता है बेटा? लीनियर। 180 डिग्री पर ये होते हैं। तो अगर ये 180 डिग्री पर हैं तो 180 डिग्री तो इसी प्लेन पर बना सकते हो आप। ठीक है, तो इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ऑलवेज प्लेनर। ऑलवेज क्यों लिखा? क्योंकि इसके अलावा तो इसमें और कोई स्ट्रक्चर बनता नहीं है। ऑलवेज प्लेनर। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़ रखे हैं वो सब यहाँ छाप दीजिएगा। थ्री। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री क्या होती थी बेटा? ट्राइगोनल। नाम ही में लिखा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है फिर। ट्राइगोनल प्लेनर। एक एग्जाम्पल हम BF3 का पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल SiCl2 का पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अगेन इट विल बी ऑलवेज प्लेनर। कहने का मतलब है अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन किसी तरह पता कर ली और पता चल गया कि sp है या फिर sp2 है, मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा? प्लेनर होगा। ये याद करते चलना है ना? ये वाला पोर्शन, ऑलवेज प्लेनर। यहाँ तो खैर नाम में ही लिख दिया है, ट्राइगोनल प्लेनर ना। चिंता की बात इसके बाद शुरू होगी sp3 से। और हम सबको पता है टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता है ना? टेट्राहेड्रल कैसे बनाते थे? एक इधर, एक इधर, एक इधर बाहर की तरफ,
ताकि एंगल कितना रहे, 109 डिग्री 28 मिनट, और एक अंदर की तरफ टेढ़ा, तो उसके भी एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो टेट्राहेड्रल प्लेनर तो नहीं होता है, ये हमें पता है। तो टेट्राहेड्रल में हमने दो तीन केसेस भी पढ़े थे। पहला केस किसका था, CH4 CCl4, ठीक है, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स, है ना, केस वन वाला है ये, 4 सिग्मा बॉन्ड वाला। तो एक बात बताओ, 4 सिग्मा बॉन्ड वाला 4 एटम्स जब इसके अंदर होंगे, तो क्या ये प्लेनर होगा, नहीं होगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, दिस विल बी नॉन प्लेनर। sp3 ऑनवर्ड सोच कर करना है। दूसरा टाइप ऑफ sp3 हमने क्या पढ़ा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पढ़ाया था, तब मैंने आपको इसकी ज्योमेट्री सिखाई थी क्लास में, याद है, शेप निकालने बताया था कि एक बॉन्ड कहां बनाते हो, प्लेन में, दूसरा बॉन्ड कहां बनाते हो, प्लेन में, और तीसरा वाला, आज की बात है, ध्यान, कि जहां पर भी वर्ड पिरामिड आएगा, पिरामिड का क्या मतलब होगा, बाहर, तो जो भी बाहर आएगा पिरामिड वर्ड, वही पिरामिड आएगा, तो दैट विल बी नॉन प्लेनर। ये अपना क्या होगा, नॉन प्लेनर। इसका नाम भी लिखेंगे हम, क्या है शेप का नाम, ट्राइगोनल पिरामिड। ये लाइन अंडरलाइन करो, वहीं से पता चल जाएगा आंसर क्या है। पिरामिड कभी भी प्लेन में नहीं हो सकता है, पिरामिड का एक हिस्सा बाहर जरूर हो, अगेन इट विल बी अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। लास्ट वन, H2O टाइप का मॉलिक्यूल। तो अगर याद हो, बेंट शेप, अब बेंट ऐसा बना लो या बेंट ऐसा बना लो, चॉइस आपकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंट शेप में यू आर यूजिंग विच वन, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों अब हमेशा क्या होते हैं, प्लेन में। बेंट के लिए आप इसको और इसको चूज कर रहे हो ना बेटा, तो वो हमेशा कहाँ होता है, प्लेन में होता है, तो इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। शेप क्या होता था, बेंट शेप। इसकी ज्योमेट्री, तो ये अलग होगा ना, शुरू हो गया यहाँ से। थोड़ा सा सोचकर अगर आप करोगे तो इट विल बी डन, ओके। तो ज्यादा टफ है नहीं, अगर ये तीसरी बार हम कर रहे हैं ये चीज, फोर्थ फिफ्थ, तीसरी बार इसको अलग अलग देखो, चाहता तो मैं एक साथ करा देता जैसे होता है हर जगह, इसको जानबूझ के हमने 3 बार किया, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको वो हाइब्रिडाइजेशन याद हो जाए पूरा, यहीं का यहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो और भी बहुत कुछ है यार, खत्म थोड़ी। 5, sp3d,
sp3 का डायग्राम बनाइए, sp3d पहला वाला, केस वन। pf5 pcl5, ठीक है। डायग्राम कैसा बनता है? एक बाहर, है ना, और एक अंदर। तो इस ज्योमेट्री को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों एक प्लेन में है, और ये दोनों आर दे इन सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन? पहले ये बताओ। वेरी गुड। ये दोनों जो हैं, ब्लू वाले, सिर्फ और सिर्फ तुम अगर ब्लू वाला उठाओगे तो दे विल बी इन सेम प्लेन। कैसे आया, देखना ध्यान से। बस यही चीज है जो अभी आगे, जब ये तीनों गायब हो जाएंगे, बस खाली यही दोनों बचेगा, तो दैट विल बी प्लेनर। वो समझ में नहीं आता है बच्चों को। देखना ध्यान से, अगर हमने ऐसा एक प्लेन ले लिया, ठीक है, अभी बोर्ड पर समझाते हैं। आप दोनों से एक प्लेन जा रहे हैं, दिखता है? इसका मतलब ये तीनों गायब हो गए, लास्ट केस बनता है। यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, तो सिर्फ ये दोनों बचेगा। देखने में तो एक बात लगी है कि ये ऊपर है, एक नीचे है, लेकिन अगर हम प्लेन ही ऐसा लेंगे, दे विल बी सेम प्लेन, और मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा? ये मैं आपको यही समझा रहा हूं, लिखवा देंगे, टेंशन मत, यहाँ पर खाली समझाना कि ये तीन एक प्लेन में है। यही हम नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? ये तीनों सेम प्लेन में है। ये दोनों सेम प्लेन, ये दोनों आपस में डिफरेंट प्लेन, ठीक है। समझ आ गए सभी को? दोबारा नहीं करना। हमारा एक बार आएगा तो एक बार दोबारा कर देंगे। तो pf5 pcl5 में तो कुछ सोचना नहीं है ना? इसमें से तीन एटम प्लेन में होंगे, बाकी बचे दो एटम आउट ऑफ द प्लेन होंगे, तो दिस विल बी अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। दिस विल बी अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। नाम क्या है इसका? ट्राइगोनल। वहां से भी पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला आपको? जहां भी पिरामिड आएगा दैट विल बी नॉन प्लेनर। केस टू। नाम बताओ इसको पहले क्या है? एक हटता है, ट्राइगोनल, पिरामिडल। ये नाम देखकर हम बोल देंगे क्या होगा ये? नॉन प्लेनर। ठीक है। केस थ्री। ClF3 टाइप्स का मॉलिक्यूल, ClF3, इसको तो बनाएंगे पहले। Cl, लोन पेयर कहाँ रखेंगे हम? एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखोगे? एक्सियल पोजीशन। तो ये सब आप डायग्राम बनाकर होगा।
दिस विल बी एफ, एफ, एफ। मजा आ गया। ये वाला एफ है ना, इस वाले एफ से अलग प्लेन में होगा, तुमने पहले पॉइंट में नोट करके रखा है। दिस विल बी अगेन नॉन प्लेनर। लिख लीजिएगा, दिस टू आर इन डिफरेंट प्लेन, और उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिया मैंने। केस फोर, एक्जी एफ टू, बनाइए इसका डायग्राम। एक्जी एफ टू, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर जाएगा बेटा। फाइनली क्या बच गया इसके पास? एक सेकंड के लिए लोगों को क्या लगेगा, ये नॉन प्लेनर है, बट हमें क्या लगेगा, इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बोथ एफ आर इन अ सेम प्लेन। इस पर बस खाली स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया, डायग्राम तो सब सही सही बनाएंगे हम क्लोरीन को एक्सियल प्लेन में रखकर, लेकिन वो एक बार में दिखेगा नहीं। आपको दिखेगा यार एक बाहर है एक अंदर है, इसमें क्या लेना है? अरे बाहर जो और जो अंदर है, बस उन दोनों को देखो, वो दोनों सेम प्लेन। कैसे था, आई एक्सप्लेन इट। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो देख लो एक चीज, हर हाइब्रिडाइजेशन का जो कि अलग वाला है, जिसमें नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसका लास्ट वाला क्या है, प्लेनर। बाकी सारे नॉन प्लेनर। जितने भी केसेस आपने पढ़े, और अभी जो केसेस और जो बचे हुए हैं वो भी जब पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको यही दिखेगा। ठीक है, लास्ट वाला प्लेनर होगा, बाकी सारा नॉन प्लेनर। ये याद करने का तरीका, कंसेप्ट भी पता है, याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज sp3d2, अभी देख लोगे आप। लास्ट केस इज ऑलवेज प्लेनर, sp3d2। फर्स्ट वन इज sf6। शेप क्या है बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। बार बना दिया हमने। चार फ्लोरीन सेम प्लेन में है, बाकी बचे दो फ्लोरीन सेम प्लेन। ठीक है, दिख रहा है सभी को? यहीं पर एक चीज और समझ लेंगे जो हमने पिछले केस में समझा। ये दोनों मान लो नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, इट विल बिकम व्हाट, प्लेनर। दिख रहा है आपको? यहां पर हम नोट कर लेंगे, ये ये और ये सेम प्लेन। ये और ये, बट आपस में ये दोनों डिफरेंट, hence the molecule is what, non planar। ये है पूरा एनालिसिस करने का तरीका। ठीक है,
कौन प्लेन में है, कौन नॉन प्लेन में है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है, ये पूरा तरीका होता है। डायग्राम बनाइए, शेप बनाइए, देख लीजिए कौन प्लेन में है कौन नॉन प्लेन में। मान लो ये दोनों एफ नहीं होते तो प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाता। तो मैं बस खाली लिख दे रहा हूं, आप एज अ क्वेश्चन इसको बनाइए। लोगों को एज अ क्लास में पढ़ाया जाता है, बट आप एज अ क्वेश्चन बनाइए, BrF5 एंड XeF4। संडे वाले एग्जाम के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी, मैंने एक लाइन बाहर से नहीं, कुछ नहीं रखा है। सिर्फ एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन लेकिन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। जैसे आप 10 में पढ़कर गए थे सीबीएसई के लिए, वैसा। एनसीईआरटी जब मैंने बोला, एग्जाम्पल, डायग्राम्स, टेबल्स, सब लाइन बाय लाइन वैसा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। उसके नीचे तो नहीं जा सकते, वो तो सबसे लोएस्ट लेवल है एनसीईआरटी। हो गया। तो इस केस में शेप क्या आया होगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। तो आपने जब डायग्राम बनाया होगा तो ऐसा, दूसरे वाले पर लोन पेयर रखा गया होगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? ये सब एक प्लेन में और ये डिफरेंट प्लेन में, तो इट विल गिव यू व्हाट? नॉन प्लेनर। आया आंसर, नॉन प्लेनर। XeF4, ये इंटरेस्टिंग है। XeF4 में बस ये चार बचेंगे, और ये चार आपस में क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं, तो इसका क्या आएगा? प्लेनर। हाँ, किस में? इस वाले में? अरे यार, ये चीज पिछले पिछले बार ही पूछी थी आपने। देखो, इसके लिए होता है बेंट्स रूल। उस दिन भी मैंने आपको यही बोला था। सेम आंसर, सेम आंसर मैंने उस दिन भी दिया था। ये तो इसके लिए लगाते हैं। ठीक है। लोन पेयर को हमेशा मैक्सिमम रिपल्शन पर रखा जाता है, मैक्सिमम पर। मैक्सिमम दो लोन पेयर, मैक्सिमम रिपल्शन कौन से एंगल पर होगा? 180 पर। 180 पर रखा जाता है। यहां भी देखिए, इसका लास्ट केस आपने यही पढ़ा है, स्क्वायर प्लेनर। इसके नीचे हमने नहीं पढ़ा है। लास्ट केस इज अगेन प्लेनर। ठीक है। हर हाइब्रिडाइजेशन का sp3 के बाद लास्ट केस इज प्लेनर, ऐसे याद कर लेंगे। तरीका तो आपने सीख ही लिया। सेवेंथ, sp3d3। तो आई होप आप ये खुद से करेंगे एज अ क्वेश्चन। IF7, XeF6, XeF5-। ये तीनों हमने क्लास में कर रखे हैं। हमें बस इतना भी पता होगा ना, इसका 3 केस बनता है, आंसर आ जाएगा। करो करो, पहले खुद से करो। तो
ठीक है, तो हम तीन तरीके से आंसर ला सकते हैं: डायग्राम से, शेप का नाम लिखकर, या फिर शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या है? लास्ट वाला इज प्लेनर, बाकी सब नॉन प्लेनर। अब काम तो हो ही गया ना। शेप से कैसे लाते हैं हम? यहाँ क्या लिखते हैं हम? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तेरा यहाँ क्या लिखते हैं हम? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अगेन इज नॉट इन द सेम प्लेन। द लास्ट वन वाज पेंटागोनल प्लेनर। नाम में ही छुपा है आंसर, और डायग्राम से तो आ ही जाता, इतनी बार बना रखा है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर हमने ये क्यों पढ़ा, प्लेनर नॉन प्लेनर? ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तीन तरीके के कंपाउंड्स पढ़ेंगे: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो इनको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज होगा। ठीक है, एरोमेटिक बनने के लिए यू नीड टू हैव अ प्लेनर कंपाउंड। ठीक है, तो एक कंडीशन यूज करेंगे हम, प्लेनर नॉन प्लेनर का। तो पता होगा तभी न लगाओगे। प्लेनर नॉन प्लेनर कैसे निकालते हैं? तो पता ही नहीं होगा तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो वहां पर यूज होगा ये। हाइब्रिडाइजेशन से हम निकाल लेंगे आराम से, प्लेनर नॉन प्लेनर। कुछ पूछना आपको इसमें? एक बार देख जाओ जल्दी से। हो गया? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमने हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट करी अभी तक? पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री निकाला तुमने। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ठीक है, और क्या निकाला तुमने? बॉन्ड एंगल्स। और क्या निकाला तुमने? डाइपोल मोमेंट्स, है ना? ये निकाला ना डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन देखकर। हाइब्रिडाइजेशन से शेप बनाया, शेप से क्या निकाला? डाइपोल मोमेंट। और अभी क्या किया? प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। ये भी तो दिमाग में घूमना चाहिए ना कि तुमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज
नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। ये बहुत आसान है और बहुत डिफिकल्ट भी। आसान इसलिए क्योंकि आप दो लाइन जो मैं लिखूंगा वो याद रहेगा तो आसान है, नहीं याद रहेगा तो डिफिकल्ट। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको दोबारा दिमाग में डाल देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका लिखते हैं, साइड एटम का या सेंट्रल एटम का? वो सब भूल जाते हैं ना हम। सेंट्रल एटम। दिस कंसेप्ट इज नॉट फॉर साइड एटम, ऑलरेडी लिख के रखा है हमने। ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद ये सब भी होने जाता है कि साइड एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं sp3। ठीक। और क्या सीखा हमने हाइब्रिडाइजेशन में जो अभी यूज करेंगे हम, कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, से फॉर एग्जांपल sp वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनता है तो दो बचे रह जाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्योर p ऑर्बिटल्स। ये भी लिखा हमने, नोट्स में है ये सभी के, वो सारा रिवाइज करवा दे रहे हैं। सिमिलरली sp2 जब बनता है, कितने प्योर p ऑर्बिटल्स बचे होते हैं? वन। और sp3, नो प्योर p ऑर्बिटल्स। ये समझ आता है हमें? ठीक। और क्या पढ़ा? जितने भी हाइब्रिडाइजेशन थे सब में s था, और s कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होता है, ये भी लिखवाया मैंने आपको। परसेंटेज s करेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको, कि जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है सब में थोड़ा ना थोड़ा s का वैल्यू आएगा, और s कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो दैट मीन्स व्हाट? ये सब पढ़ रखा है हमने बेटा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, बिकॉज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये सब पढ़ा रखा है, लिखा रखा है मैंने आपको। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? प्योर p ऑर्बिटल्स या फिर d ऑर्बिटल्स, इसके भी साइडवेज ओवरलैप हो सकती है। नहीं, d ऑर्बिटल का शेप ऐसा है तो दो d ऑर्बिटल ऐसे साइडवेज ओवरलैप कर सकते हैं। साइडवेज ओवरलैप, यही गलती होती है बच्चों से। तो पाई बॉन्ड ये बनाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, बट टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। तो वो टॉपिक का नाम इसलिए है क्योंकि मैंने आपको यहां पर तीन केस सिखाया। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब दो p ऑर्बिटल खाली है, तो दो पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक खाली, और sp3 p ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बट अगर sp3 मॉलिक्यूल के पास d ऑर्बिटल है खाली, तो वो पाई बॉन्ड बना पाएगा। ये समझ में आता है हमें?
ये सब लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। अभी तो बस समझने वाली चीज है। अब एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम, ये सब तो पहले ही पढ़वा के दे दिया मैंने। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब एक्स्ट्रा आगे का पढ़ रहे हैं। ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? या तो ये या तो ये। ठीक। तो पहले नोट करिए। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम lateral or sideways overlapping. Similarly, point number two, pi bond. Say for example, two atoms are involved in formation of pi bond. What could be the cases? First case, अच्छा इन दोनों में से कोई एक सेंट्रल एटम होगा, मान लेते हैं ए ही है सेंट्रल। पहला केस, सेंट्रल एटम के पास खाली पी ऑर्बिटल हो। खाली पी ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइज्ड हो जाने के बाद, मान लो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, क्योंकि कुछ जगह पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी होता है, वो भी हमने पढ़ा। तो मान लो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये बचा होना चाहिए उसके पास, तभी आप उसका पी ऑर्बिटल यूज कर सकते हो पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ये समझ आता है सभी को? केस वन इज इसका पी ऑर्बिटल, और दूसरे वाले का पी ऑर्बिटल साइड एटम। तो अगर दोनों का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है पाई बॉन्ड बनाने में, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? पी पाई, पी पाई बॉन्ड्स। ये है डेंजर वाला चीज। पाई बॉन्ड, इसका क्या मतलब हुआ? पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू पी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू पी ऑर्बिटल ऑफ साइड एटम, पी पाई पी पाई। दूसरा केस क्या हो सकता है? कि इसका सारा पी ऑर्बिटल खत्म हो गया हो। या तो पी ऑर्बिटल होगा या तो नहीं होगा, यही हो सकता है। तो अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में पूरा पी ऑर्बिटल खत्म हो गया हो, तो डी ऑर्बिटल बचा होगा। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। हमने कहां तक पढ़ा? sp3d3। डी ऑर्बिटल 2 खाली है। तो हो सकता है आप सेंट्रल एटम का क्या यूज करो? डी ऑर्बिटल। और साइड एटम में चूंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो उसका पी ऑर्बिटल। तो ये कौन बॉन्ड बना के देगा आपको? डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पी पाई डी पाई पढ़ने के लिए, वो क्या है? कि जिसके साथ ये बन रहे हैं डी ऑर्बिटल फॉर सेंट्रल एटम, तो डी ऑर्बिटल फॉर सेंट्रल एटम, तो उसके पास डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका सेंट्रल एटम
सेकंड पीरियड का है। तो क्या सेकंड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल होता है? देखो डी ऑर्बिटल कहां से शुरू होता है, 3D, थर्ड पीरियड से। तो अगर मेरे पास एटम सेकंड पीरियड का है तो सेकंड पीरियड इंप्लाइज व्हाट? नो डी ऑर्बिटल। और नो डी ऑर्बिटल का क्या मतलब होगा? ये तो ना बनने वाला, डी पाई पी पाई। समझ आई ये चीज? तो ये याद रखना है, यही है कंसेप्ट इसमें। तो सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो कि बॉन्ड्स बनाते हैं इस तरीके से, सबका नाम यहां लिख लेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें कभी भी हम डी ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, इसका डी पाई कभी नहीं बनेगा, पी पाई बन सकता है अगर खाली होगा तो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कंसेप्ट वाइज ये चीज क्लियर है आपको? डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो काहे का डी पाई। लेकिन इसके साथ जो होगा, जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा होगा, उसके पास अगर डी ऑर्बिटल है तो वो अपना डी पाई बना सकता है। उसका डी, इसका पी, क्या बनेगा? डी पाई पी पाई। ठीक है, नेक्स्ट। एक चीज और हमने पढ़ रखी है, जब भी दो बॉन्ड्स बनेंगे, पाई बॉन्ड, पहला वाला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा। ये भी अब नोट करके यहां पर लिख लो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये ऑलरेडी लिख रखा है हमने। फर्स्ट वन इज सिग्मा। अब यहां से आपको कैसे घुमाया जाता है सवाल में? दो एटम दे देगा जिसके पास पी ऑर्बिटल खाली होगा लेकिन बॉन्ड एक ही बन रहा होगा, तो उसमें क्या पी पाई डी पाई बनेगा? ये बताओ। एक ही बॉन्ड बना हुआ है। अरे पाई बॉन्ड बनना चाहिए ना पी पाई डी पाई के लिए, पाई बॉन्ड ही नहीं है तो काहे का पी पाई डी पाई। समझ आ रही है चीज? तो ये दोनों बेसिस पर ये हो जाता है बड़ा खतरनाक। ये दोनों को मेमोराइज करके रखना। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए सारे। ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है और उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक सवाल हम लिखेंगे, क्वेश्चन वन है, बहुत आसान। बस थोड़ा सा ध्यान से बिना हड़बड़ाहट के बना जाने का। ठीक है, SO2, स्टेप वन विल बी, लिखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन। पहले स्टेरिक नंबर लिखिए, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। पूरा एकदम प्रोसेस से करेंगे बेटा। स्टेरिक नंबर, चार्ज वार्ज का चक्कर है नहीं। ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी सेंट्रल एटम। सल्फर फैमिली 6, O2 का कितना लेते हैं? 0, 3। आया? 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, फर्स्ट कंडीशन। क्या सल्फर के पास sp2 जब बना होगा तो एक S और दो P, विच मीन्स सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। लिखो इसको, पूरा लिख दें, पहला है तो 2, 2p, 2 लिखने से गलत हो जाएगा, 2p लगेगा कि आपको मैंने वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। 2 p orbitals are used for hybridization. Therefore, sulfur, one p नहीं यार, one number of
पी ऑर्बिटल। अगली बार से ये नहीं लिखेंगे, वन नंबर ऑफ वन पी का मतलब एक पी ऑर्बिटल। ठीक है। अब SO2 का स्ट्रक्चर पहले तो पता करें पाई बॉन्ड बन भी रहा है कि नहीं, उसके बाद ना पी पाई डी पाई, है ना। पॉइंट नंबर दिस, मान लो एक ही बॉन्ड बना रहा होता है SO2, एस एक बॉन्ड ओ, एस एक बॉन्ड ओ, तो पाई बॉन्ड बनता ही नहीं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। SO2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके स्ट्रक्चर बनाइए, कोवेलेंट। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। आई आंसर आपका। चलिए, ये बनाने के बाद हम क्या कंफर्म हुए, इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है ना। पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई। ठीक। सो स्ट्रक्चर बनाने से हमें ये पता चलता है कि भाई पाई बॉन्ड पहले बन रहा है, तब तो उसका नेचर बताओगे। पाई बॉन्ड बनी रहा है, काहे नेचर। ठीक है। अब नेचर हम बताएंगे इन पाई बॉन्ड्स का, नेचर क्या है, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, या फिर दोनों। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से पीरियड में है, पीरियड सेकेंड। ऑक्सीजन का तो खेल खत्म। ऑक्सीजन अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो कौन सा पाई बॉन्ड बना रहा होगा, पी पाई। ये क्लियर है, आपको समझ आता है ये चीज। ऑक्सीजन का खेल क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वो डी पाई बना ही नहीं सकता। वो क्या बना रहा होगा, पी पाई। ऑक्सीजन पर पी पाई लिख दीजिए दोनों तरफ। क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा होगा, पी, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा, पी पाई। सल्फर, सल्फर के पास कितना पी ऑर्बिटल है, एक, खाली वाला जो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सल्फर एक पी पाई तो बना सकता है, लेकिन एक पाई बॉन्ड और बना रहा है सल्फर, तो दूसरा वाला क्या होगा, कहां से बना होगा, पी तो खत्म हो गया, क्या बचा होगा इसके पास। हम क्या लिखेंगे, SO2 में जो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड है, वी हैव वन नंबर ऑफ पी पाई एंड वन नंबर ऑफ, जनरली इसको डी पाई पी पाई नहीं लिखते हैं, ऐसे पी पाई को पहले लिखते हैं, पी पाई डी पाई। ये लिखने का तरीका है, आप डी पाई पी पाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। शांत दिमाग से एक बार इसको सोचो, कोई सा भी लाइन में अगर आपको दिक्कत हुई तो मेरे को बताओ। इन लोगों को टफ लगता है, सही में टफ लगता है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगा आसान इजी, आई डोंट नो।
कुछ पूछना है आपको? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इन SO3। करिए एकदम तरीके से, स्टेरिक नंबर लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद पता करिए सेंट्रल एटम सल्फर के पास कितना पी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाइए। नहीं स्ट्रक्चर है पता तो मैं बना के दे देता हूं। चलिए, स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो मैंने बना के दे दिया। अब तो कर सकते हैं। पूरा ऑर्डर में चलिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। पहुंचे हम यहां तक। उसके आगे की कहानी, सबसे पहले क्या चेक करना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। पहला वाला सिग्मा, पहला वाला सिग्मा, पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ही हम उसमें क्या बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं। ठीक, कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि हमें पाई बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। अब कंसेप्ट किस चीज का लगाएंगे? सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में वी नो दैट देयर इज नो डी ऑर्बिटल। तो खोजो सेकंड पीरियड में कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर सेकंड पीरियड में है तो ऑक्सीजन का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। हम इसके लिए क्या लिखे? लेकिन पाई बॉन्ड तो बना रहा है। तो पाई बॉन्ड कैसे बना रहा होगा? एस से तो नहीं बना रहा होगा, क्या चीज से बना रहा होगा? पी ऑर्बिटल से बना रहा होगा। तो पी पाई, पी पाई, पी पाई। ऑक्सीजन का कहानी खत्म। अब बच गया सल्फर का कहानी। तो सल्फर की आधी कहानी आपने यहां लिख रखी है, क्योंकि हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल आइटम का होता है। सल्फर चूंकि हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है, दिस मींस sp2 हाइब्रिडाइज में है। दिस मींस व्हाट? सल्फर के पास बस और बस कितना पी ऑर्बिटल खाली है? एक। लेकिन कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो, कितने पाई बॉन्ड्स बना रहा है वो? तीन। तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ दो पाई बॉन्ड किसको यूज करके बना रहा होगा? डी ऑर्बिटल को यूज करके बना रहा होगा। कोई सा भी आप यहां पर एक पी पाई लिख दीजिए और बाकी डी पाई लिख दीजिए। ये है कंसेप्ट। ये नहीं आता लोगों को समझ। बस आंसर में क्या लिखेंगे? वन नंबर ऑफ पी पाई एंड टू नंबर ऑफ। ठीक है, अब होना तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, बट पढ़ाया ऐसे जाता है। गलत है ना वो ऐसा पढ़ाना। अब बोल दे रहे हो पहला पी पाई का क्या मतलब हो गया? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास तो डी पाई लिखना होना चाहिए ना पहले, बट लिखते ऐसे हैं। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ठीक है। बट रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में भी हम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अभी हमें बस चाहिए वो पी पाई डी पाई खोजना।
क्या हम पी पाई डी पाई खोज पाएंगे? हमें कोई मॉलिक्यूल और उसका स्ट्रक्चर दे दिया तो खोज लेंगे हम? देखिए, खोज सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्ट्रक्चर नहीं दूंगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है। सीओ का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैंने नहीं दूंगा। थोड़ा समय लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और बनाइए। आई होप सबने स्ट्रक्चर बना लिया होगा। नहीं बनाया तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना। मेरे को नेचर बताओ, ये नहीं बताओ कि कितना होगा, वो बाद की बात है। नेचर बताओ पाई बॉन्ड्स के। पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई क्या है ये? मेरे को नेचर से मतलब है। नंबर तो एक्स्ट्रा केस हो गया, नंबर तक जाएगा भी नहीं मेरे हिसाब से। कितने? पी पाई डी पाई। हाँ, सीधा आंसर था ना बेटा। कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड। इसमें तो कुछ बनाना भी नहीं था। कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड। स्ट्रक्चर से आंसर। पाई बॉन्ड पहला सिग्मा। पाई बॉन्ड बन रहा है? बन रहा है तो पाई बॉन्ड कैसा होगा? पी पाई। क्वेश्चन नंबर 4। NO2 माइनस। अब लोग इसमें भी स्ट्रक्चर बनाने बैठ जाएंगे। नहीं। क्या है ये? सेकेंड पीरियड। ये क्या है? सेकेंड पीरियड। बना के भी देख लेना। दिस विल गिव यू। क्वेश्चन 5। बना के देख लेना, एक पाई बॉन्ड आएगा। ये नहीं लिख के दूंगा मैं। बेंजीन के डबल बॉन्ड्स हमने बनाए थे लास्ट क्लास में। नेचर बताइए डबल बॉन्ड्स का क्या है? या बेंजीन। कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन। पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में है?
कोई सा भी पाई बॉन्ड उठा लो। ठीक है, किसके किसके बीच में है? कार्बन और पी पाई। आया आंसर ये? ज्यादा पढ़ लिखने के बाद ना लोग इधर भी बनाने लगते हैं, पी पाई। हाइड्रोजन के पास पी ऑर्बिटल है, काहे का पी पाई? ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद हो जाता है, तो कम वाला हो जाए हमसे, वही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन 6। POCl3। POCl3। हो गया। सिग्मा, 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 सिग्मा और पाई। ऑक्सीजन तो एकदम श्योर शॉट डन है। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी ऑर्बिटल। इसके लिए पी, तो POCl3 के लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। खत्म हो गया सारा पी ऑर्बिटल। यहाँ क्या लिखेंगे हम? नो पी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर phosphorus to make pi bond, therefore it must use its d orbital. Therefore the answer will be p pi d pi। आइए आपका आंसर, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड p pi d pi। तो इसमें कुछ पूछना है आपसे? p pi d pi हो जाएगा हमसे? टफ तो नहीं है? कर लेंगे। हाँ, ये तब कर पाएंगे जब हमें ये सारी कंडीशंस एक साथ लिखी होंगी। सब एक साथ दिमाग में चलना चाहिए। ओके, आगे। नेक्स्ट जो है वो रटने वाला टॉपिक है। शायद ना हो एनसीईआरटी में। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन।
या तो सारे एग्जांपल्स लिखेंगे। इट अराइजेस ड्यू टू यूनिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर of a molecule, unique crystalline structure of a molecule present in its solid form, present in its solid form। ठीक है ना। वी डिड वन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल फ्रॉम अर्लियर सेक्शन, इसका एग्जाम्पल नहीं है। PCl5 डायग्राम बनाया हमने PCl5 का, 5 बॉन्ड्स हैं, कैसा बना होगा, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखिए जैसे आप लिखते 4 sp3 और एक और चाहिए, 5 साइड एटम्स है ना, sp3d। तो ये जो आपने अभी पढ़ा, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाए गए, उन सारे में ये कंसिडर किया गया कि गैसियस एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में है नहीं, एग्जाम में पूछता है तो बस। जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े ये समझकर पढ़ा, गैसियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। बट ड्यू टू unique crystalline structure of some molecules which are present in its solid form, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। और इसीलिए ये टॉपिक आपको क्या करना है, लर्न करना है, मतलब मेमोराइज करना है, याद कर जाना है कि हाँ ये 5 चीजें, जैसे ड्रैगो याद किया वैसे याद कर जाना। PCl5 सॉलिड आया हुआ है, इसको ऐसे बस खाली अंडरलाइन कर लो, PCl5 सॉलिड। सॉलिड स्टेट में दिस एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस PCl6 माइनस। ये पता होना चाहिए सर, आपने कैसे लिख दिया, ये पता होना चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो sp3d2। इसको निकालने का तरीका जैसे करते हैं वैसे, इनको निकालने का तरीका पर निकाल के देखो। PCl4 आया, P के लिए 5, 4 साइड एटम और एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को क्या करते हैं हम, घटाते हैं, डिवाइडेड बाई 2। दिस विल गिव यू 8/2 which will give you 4 which will give you sp3। तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये याद होना चाहिए कि जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स आपको दे रखी है वो किस फॉर्म में टूटता है। अगर हमें फॉर्म किस फॉर्म में टूटता है वो याद है, फिर तो हाइब्रिडाइजेशन आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। PBr5 सॉलिड लिखो, अब खुद से लिखो PBr4 प्लस का क्या आएगा। डायरेक्ट लिख देंगे, 4 साइड एटम है, 5 4 9 -1 8/2 विल गिव यू व्हाट, sp3। आया sp3। Br माइनस का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन।
बी आर माइनस का क्या होगा बेटा? अरे मोनोएटॉमिक का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। लिख लो। ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद बी आर माइनस का भी लोग निकाल के दे देंगे ऐसे, ये फॉर्मूला लगाकर। ठीक है। 3 IF5 IF4 प्लस IF6 माइनस। सब अब घर पर निकाल लेना। N2O5 NO2 प्लस, या पहले मैं लिख लेने दो, आप लोग निकालते रहो सबका हाइब्रिडाइजेशन। NO3 माइनस 5 N2O4 NO प्लस NO3 माइनस। 8 है, कितने हैं? 8 है टोटल। 6 XZ F6 XZ F5 माइनस F माइनस 7 Cl2O6 ClO2 माइनस ClO4, सॉरी ClO2 प्लस माइनस माइनस 8 I2Cl6 ICl2 प्लस ICl4 माइनस। तो हमने XZF6 जो पढ़ा और यहां जो दे रखा है, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर इसका ना इन्होंने सॉलिड लिख दिया है, बट जहां तक याद है मुझे वो लिक्विड होता है ये। ठीक है, तो इसका खाली छोड़ देना। जहां तक मुझे याद है लिक्विड होता है वो IF5। एक बार केमिस्ट्री है, कंफर्म कर लेंगे, बहुत साल पहले पढ़ा है। लिखिए सबका हाइब्रिडाइजेशन, लिखिए, बैठ गए। हाइब्रिडाइजेशन एज अ टॉपिक जो होता है वो यहाँ पर एंड होता है, ओके। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन पर। अब इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में।
गया? एक क्वेश्चन लिखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इज, क्या होगा आंसर? So if nothing is mentioned, that does not mean exception. That means कौन सा PCl5 पूछा है? यस, ये लिख लो, इसी के लिए। क्योंकि अगर तुमसे सॉलिड स्टेट वाला पूछेगा तो वो ये लिखा होगा, पूरा ऐसा ही सवाल होगा, ये लिखा होगा, इसलिए मैंने आपको ये अंडरलाइन करवाया था। ठीक है, PCl5 अपने लिए क्या है? PCl5 गैस, गैसियस स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन। कितना होगा? 5 और 5, 10, 10 ÷ 2 will give you 5। आंसर विल बी 5 ऑर्बिटल्स, sp3 और d। ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एज अ मेजर टॉपिक खत्म होता है, और इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड बाई बॉन्ड्स। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड बाई बॉन्ड्स, तो ये तो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, लेकिन उसके लिए फिर उसके पहले आपको एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ लेना है वो मैं बता दे रहा हूं। कहाँ है एनसीईआरटी? ठीक है, आई होप ये डायग्राम्स वगैरह आपने पढ़ लिया होगा सारा, जो भी मैंने आपको बोला था, टिक लगा के दिया है मैंने आपको। हाइब्रिडाइजेशन वाला सेक्शन पूरा पढ़ जाइएगा, पूरा, जो भी लिखा है लाइन बाय लाइन। ठीक है, नाउ यू कैन रीड एवरीथिंग, सब पढ़ सकते हो। sp3 sp2 बहुत कम है, इसमें आपने इससे ज्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद एक डाइपोल मोमेंट वाला सेक्शन है, शायद ऊपर पर है। ठीक है, देख रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ SF6, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन्होंने शायद वो सब स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वगैरह सब कंपेयर कंपेयर करने नहीं दिया, पूछता है लेकिन, तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले का जितना भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले जितना भी है, सबको लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा। कोई डाउट होगा, कोई नए वर्ड्स होंगे तो मेरे से पूछ लीजिएगा। खासकर ये डाइपोल मोमेंट वाला पढ़ जाइएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट यहाँ जो सिखा रखा है, सो कर जाइएगा अच्छे से। इसके बाद हमारा रेजोनेंस वगैरह बच गया है, तो साथ ही करेंगे हम सब। जा सकते हो।